हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है कृषि से संबंधित, और ये बार बार परीक्षाओं में इसी प्रकार का प्रश्न पूछी जाती है। चलिए, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपको पता है दोस्तों 200 क्वेश्चन आने वाला है, और एग्रीकल्चर में सभी टॉपिकों से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्रोनॉमी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर आ गया 1, और देखिए ये 3-4 बार पूछा गया है। जीआरएफ एग्रीकल्चर जो इंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए, सस्य विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? सस्य विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है पिट्रो डे एंटोन डे वेरी, ऑप्शन बी पिट्रो डे क्रेसेंजी, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, और ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। तो सस्य विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? चलिए इसका सही आंसर बताइए। इस आप सभी लोगों को पता होगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है इसमें से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है एक करेक्ट है। सस्य विज्ञान के पिता फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? तो पिट्रो डे क्रेसेंजी को कहते हैं। अगर वही पूछ दें कि थियोफ्रेस्टस को इनको किसके पितामह है थियोफ्रेस्टस, तो ये दोस्तों है, ये आपकी वनस्पति विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और ये जिसे बॉटनी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक को किसे कहते हैं? तो ये है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एंटोन डे बेरी क्या है दोस्तों? एंटोन डे बेरी के बारे में बताइए। ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जनक इनसे को कहा जाता है। ठीक है, एंटोन डे बेरी ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं। ठीक है, अब चलिए अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फसलों के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण किया गया। दोस्तों ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फसलों के आधार पर ऋतुओं के कितने भागों में वर्गीकरण किया गया? चलिए इसका सही आंसर बताइए। ये आपको लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में, और ऑप्शन नंबर डी 6 भागों में। तो फसलों के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी होती है ये भी आप बता दीजिए दोस्तों। तो देखिए, ए होती है, ए हो जाएगा, एक रबी हो जाएगा, एक जायद हो जाएगा, और एक खरीफ हो जाएगा। ये 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पत्ती के उगाई जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, जब किसी खेत में, एक ही खेत में 2 या 2 से यानी कि 1 से अधिक फसलें को एक साथ बिना किसी लाइन के उगाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पत्तियों की उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर बताइए इसका। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी अंतरासस्यन, ऑप्शन सी बहुफसली फसलें, और ऑप्शन नंबर डी मिश्रित फसलें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? आप लोग जरूर बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ये क्या हो जाएगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक फसलें, यानी कि 2 या 2 से यानी कि 1 से अधिक फसलें मिक्स करके एक ही खेत में बिना लाइन का, बिना मेड़ी का लगाया जा रहा है, या बिना गैप दिए हुए लगाया जा रहा है, अंतराल का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको मतलब कि मिक्स करके बोया गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगले देखिए दोस्तों, इस सभी क्वेश्चन जो ऑप्शन है इसमें सभी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, किसी में रिले क्रॉपिंग पूछता है, किसी में अंतरासस्यन पूछता है, किसी में बहुफसली पूछता है, इंटर क्रॉपिंग उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग है। एक दिन में इसको और अच्छे से आपको लोगों को प्रैक्टिस सेट में कवर कराऊंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, सीड ड्रिल के द्वारा गेहूँ की बीज दर बुआई प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 90 से 100 kg, ऑप्शन बी 25 से 30 kg, ऑप्शन सी 80 से 100 kg, और ऑप्शन डी 60 से 70 kg। तो सीड ड्रिल के द्वारा गेहूं की बुआई के बीज दर क्या होता है दोस्तों? तो देखिए 80 से 100 किलोग्राम होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यही बात करेंगे कि गेहूं की बुआई का बीज दर, सामान्य बीज दर कितनी होती है? गेहूं का जो बुआई करते हैं तो उसका हम लोग सामान्य बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो ये हो जाती है दोस्तों, देखिए इसका जैसे अगर पूछ देगा सामान्य का, तो ये हो जाएगा 90 से 100 किलोग्राम। ठीक है, और डिबलिंग के द्वारा पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 25 से 30 किलोग्राम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देर से, क्वेश्चन नंबर 5 है, देर से बोई गई गेहूं की फसलें की बीज दर होती है। देखिए, वो अगर सामान्य गेहूं के बीज दर पूछे तो 90 से 100 किलोग्राम मारना, और लेट से पूछे तो कितना बीज दर होनी चाहिए गेहूं की? तो ऑप्शन नंबर है 100 kg, ऑप्शन नंबर बी 125 kg, ऑप्शन नंबर सी 90 kg, और ऑप्शन नंबर डी 70 kg। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों को लगभग पता होगा, 125 kg, 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेट बुआई के लिए गेहूँ का सीड ड्रिल को हम लोग प्रयोग करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लेरिस माइनर किस फसल में सर्वाधिक होता है। देखिए फ्लेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार माना जाता है, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या फ्लेरिस माइनर को सबसे अधिक कौन से सीजन में इसकी प्रकोप देखने को मिलती है। तो ये देखो, अगर प्रकोप पूछेगा तो आपको रवि क्रॉप्स में मारना है, क्योंकि इसको हम लोग प्यूनी भी बोलते हैं, फ्लेरिस माइनर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको गेहूं भी बोलते हैं। तो इसके कई सारे आम नाम हैं, पर इसका जो फ्लेरिस माइनर है तो ये जो है गेहूं के लिए बहुत ही, इसको गुली डंडा भी बोलते हैं दोस्तों। तो फ्लेरिस माइनर इसके बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रही है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाए किस फसल में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए धान में, ऑप्शन नंबर बी गेहूं में, ऑप्शन सी मक्का में और ऑप्शन डी ज्वार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेहूँ के लिए बहुत ही ये हानिकारक होती है वीड से, ठीक है। फ्लेरिस माइनस होगा, चिनोपोडियम एल्बम हो जाएगा, बथुआ जिसे हम लोग बोलते हैं, बथुआ भी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, खैरा बीमारी किस फसल का प्रमुख रोग है। देखिए खैरा बीमारी बहुत बार पूछा जाता है और किसकी कमी से लगती है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी मक्का और ऑप्शन नंबर डी धान। तो खैरा बीमारी किस फसल का प्रमुख रोग है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और ये जिंक की कमी से होती है, ठीक है। ये धान की बहुत ही हानिकारक बीमारी है, 2 से 3 दिनों में पूरे फसल को ख़राब कर देती है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टिक्का डिजीज किस फसल का प्रमुख रोग है। ऑप्शन नंबर है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी मटर, ऑप्शन सी मूंगफली और ऑप्शन डी सरसों। तो टिक्का डिजीज जो है किस फसल का प्रमुख रोग है, ये बहुत ही भयानक रोग होती है, फंगल डिजीज होता है, जिसमें पत्तियाँ काली पड़ जाती है और इसके साथ साथ जो उसके फल भी होते हैं, वो पौधे भी होते हैं, वो भी काले पड़ करके गलने लगता है। बहुत ही मतलब हानिकारक बीमारी है, फंगल डिजीज है फसलों के लिए। तो कौन सी फसल पर टिक्का डिजीज लगती है। तो दोस्तों देखिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मूंगफली में का प्रमुख जो बीमारी है वो कौन सी है, टिक्का डिजीज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। गेहूं की बोनी जातियों को बोने की अधिकतम गहराई कितनी होती है। गेहूं के हम लोग जो बोनी जाति बोलते हैं उसको कितने गहराई पर हम लोग को बोना चाहिए। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। तो गेहूं बोने की सबसे अच्छा जो आपकी गहराई होनी चाहिए वो कितनी होती है बोनी जातियों के लिए, तो 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपको 5 से 6 में आपको 5 सेंटीमीटर ही सही मानना है, ठीक है। अगर वहीं देसी के लिए पूछे तो 6 से 7 सेंटीमीटर हो जाती है। ये भी चीज़ को ध्यान रखनी है, देसी के लिए अलग है, बोनी के लिए अलग है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गेहूं की देसी जातियों को बोने की अधिकतम गहराई कितनी होती है। ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 से 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 से 7 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 7 से 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए देसी जातियों के लिए 708 सेंटीमीटर अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो एक बार चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। और चलिए आज हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, शाम को अभी आपको वीडियो पड़ी जाएगी। तो आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए और आप लोग जरूर कमेंट करिए कि आप लोग के वीडियो में कितना क्वेश्चन सही हुआ है और एक क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को। तो एक बार जरूर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।